बता दें कि बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बीच जबरदस्त नोकझोंक हुई। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नीतीश ने तेजस्वी पर सीधा हमला बोला। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा खुलासा करते हुए आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने जेडीयू के 6 विधायकों को तोड़ने की साजिश रची थी और नीतीश के इस बयान से सदन में हंगामा मच गया और सत्ता विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। और नीतीश कुमार के भाषण के दौरान तेजस्वी ने नीतीश कुमार ने कहा कि उनके पास इसके पुख्ता सबूत भी है, जिसके बाद मामला और गर्मा गया। अरे तुम्हारा बाप मेरे समय का न है, तुम्हारा भी बेटा बैठो बैठो। अरे उसका सदिया भी बाप में हुआ था, तब तुमको हुआ, तुमको तो करवे न किए, हम पालते ना। चलो बैठो, हल्ला मत करो। तो फिर पांचवा है, भाई लोग को ले लिए थे तो हम ही जो तैयार किए हुए थे, ये लोग आए थे शुरू होने के लिए, हमने बता दिया कि यही काम है, आया इसी को फिर बना दिए थे। और उसमें तो रहता ही था, ठीक रहता था, इधर उधर नहीं करता था। और उसके बाद अब इधर से उधर का। बैठो बैठो ना तुम, अरे कुछ नहीं, बैठो। क्या करते थे, इधर से उधर करते थे। इस बार जो तुमको रखे थे तो तुम कितना इधर से उधर कर करके लोगों को खींचने के लिए 6 आदमियों को कितना पैसा तुम दिया था। और पैसा कहां से किया था, जो तुमको मिल गया था, जो पैसा कमाता था, तो इसी सब चक्कर में था, इसीलिए हम छोड़ दिया सब। तो आप देख लीजिए सब। और आज बिहार विधान परिषद में विपक्षी दलों ने धान खरीद पर बोनस देने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर विपक्षी सदस्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है। महंगाई और बढ़ती लागत के बीच किसान परेशान है, लेकिन सरकार बोनस देने से पीछे हट रही है। साथ ही कृषि रोडमैप के नाम पर घोटाले का भी आरोप लगाया गया। विपक्षी नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर किसानों की मांगों पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत कई विधान परिषद सदस्य शामिल रहे। हम लोग का जीत हुआ है, चोरी से सरकार बनाया है और चोरी से जीता है। वोट चोरी किया हम लोग। क्या हम लोग का 90 लाख वोट हमको। अरे भाई इसे करना थोड़ा सा, समझा ना, उनको क्या मिला, 2 महीने वोट मिला है, तो चोरी हुआ हम लोग। मैडम, लेकिन नीतीश जी वो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग 6 विधायक को इधर तेजस्वी जी खरीद फरोख्त कर रहे थे, खरीदने वाले थे विधायकों को कल सदन के अंदर नीतीश जी ने बोला है। तेजस्वी पर आरोप लगा रहे, तेजस्वी जी पर आरोप लगा है नीतीश जी कि विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे थे और गड़बड़ करते थे। क्या करता है, उनको 50 करोड़ रुपया दे दे के खरीदता है। 5-5 करोड़ दे के, 10-10 करोड़ दे के। न्यूज फॉर्मेशन महाराष्ट्र में क्या हुआ, सब जगह तो होता, हरियाणा में। अरे भाई, किसान पे आप बात करते हैं, किसान का चोरी करता है, लेकिन नाम नहीं ले रहा। किसान का शोषण बंद हो, किसान के साथ छला, प्रधानमंत्री किसान के साथ छलावा किया जा रहा है। अरे मोबाइल नीचे करो। अरे धान और गेहूं पर बोनस दो, बोनस देना चाहिए, खाद पर बोनस देना चाहिए, बीज पर बोनस देना चाहिए, सबको देना चाहिए। काला बाजारी हो रहा है प्रधानमंत्री। और नीट छात्रा मौत मामले को लेकर विधान परिषद के बाहर राबड़ी देवी और विपक्षी दल ने प्रदर्शन किया। इस दौरान राबड़ी देवी ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि नीट मामले में मंत्री के बेटे के शामिल होने की आशंका है, इसलिए सरकार बचा रही है। अब मंत्री अशोक चौधरी ने इस पर राबड़ी देवी को चुनौती दी है और कहा है कि साबित करके दिखाइए, जो भी दोषी होगा सजा जरूर मिलेगी। नीट मामले में सरकार के मंत्री या उनके बेटे शामिल हो सकते हैं। नीट मामले में सरकार के मंत्री या उनके बेटे शामिल हो सकते हैं। अगर राबड़ी देवी जी के पास कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, अगर कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है किसी मंत्री के बेटे के बारे में, तो स्पेसिफिक डीजीपी को पत्र लिखना चाहिए। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश की उप मुख्यमंत्री रहने के कारण उनको पूरा अधिकार है प्रदेश की जनता के हितों को रक्षा करने के लिए। लेकिन जस्ट एक बात कहने के लिए अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है तो उनको 24 घंटे के अंदर डीजीपी से मिलकर के या पत्र के माध्यम से इसका खुलासा करना चाहिए और ये जानकारी देनी चाहिए। पुलिस उन बातों पर जांच करेगी। डीएमके के मंत्री बिहारियों के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, ऐसे
दुष्ट प्रवृत्ति और दुष्ट मानसिकता के जो लोग हैं, जो हिंदी भाषा भाषियों के प्रति कभी महाराष्ट्र के लोग बोलते हैं, कभी तमिलनाडु के लोग बोलते हैं, ये सरासर गलत है। ये कहते हैं कि पानी पूरी बेचने आए हैं। हिंदुस्तान ने इस देश को पहला राष्ट्रपति दिया, इस हिंदुस्तान ने इस प्रदेश में सबसे ज्यादा आईएएस दिया, सबसे ज्यादा आईपीएस दिया। और बीपीएससी ट्री 4 को लेकर कल पटना की सड़कों पर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण का विज्ञापन जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी दिखी। छात्रों ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और छात्र नेता दिलीप कुमार ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ट्री 4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो छात्र पटना की सड़कों पर शांतिपूर्ण महाआंदोलन करेंगे। इसको लेकर अब जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि छात्र आंदोलन जरूर करें, मना नहीं है, लेकिन उसमें नेताओं को ना घुसने दें। आंदोलन करने का सबको अधिकार है। राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा है कि TRE 4 और TRE 5 दोनों परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, तो आंदोलन करना तो आपका अधिकार है। लेकिन बीपीएससी ने जो कैलेंडर जारी किया है पूरे साल का, नहीं कैलेंडर से इसका कोई जिक्र नहीं होता है। बीपीएससी का यह दायित्व थोड़े है कि वो कैलेंडर में जारी करे कि किस विभाग में कितना वैकेंसी है। जिस विभाग में जितना वैकेंसी होगा उसकी अधियाचना जाएगी और अधियाचना पर एग्जाम कंडक्ट करेगा। लेकिन आंदोलनकारी छात्रों से एक अनुरोध है, शांतिपूर्वक तरीका से करिएगा, नेता सबको घुसने मत दीजिएगा। ये राहुल गांधी, प्रशांत किशोर जी, तेजस्वी यादव जाके धरना पर प्रदर्शन में कहा कि उड़ान थाम लेते, उड़ान। अब बेचारा वो मुदाले बन जाता है। तो बच्चा सबका तो करियर बर्बाद नहीं करें, ये नेता लोग कम से कम ही गुनाह नहीं करें। नेता की संगति मत पकड़ना, अपने मेधा पर भरोसा रखना। और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ट्री 4 को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू पोस्ट में जितने पद उसी के आसपास भर्ती होगी और ट्री 4 को बीपीएससी परीक्षा कैलेंडर में जगह नहीं मिलने से अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी थी। उन्होंने ऐलान किया था कि 16 फरवरी को पटना में महाआंदोलन होगा, लेकिन अब शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर कई चीजें साफ कर दी हैं। सारा मसौदा बना करके रोस्टर को क्लियर करके उसको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में भेज दिया है। अब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन उसकी समीक्षा कर रहा था। हमने उस दिन भी कहा था कि 25-30 हज़ार से कम नहीं होंगे, तो जो एग्जैक्ट फिगर है वो उससे कम नहीं होंगे और एग्जैक्ट फिगर कैलकुलेशन के बाद आपको, हमको लगता है 2-3 दिन में दे दिया जाएगा। लेकिन जो जेडीयू की तरफ से ट्वीट किया गया है, संभवतः ज़्यादा चांस है उसी के अगल बगल फिगर होगा। लेकिन एग्जैक्ट फिगर उसमें अगर कहीं कोई कमी पाई गई जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा तो उसको वो इंगित करेगा, इसलिए एग्जैक्ट फिगर करीब करीब उसी के आसपास होगा। लेकिन हम जैसे भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से ये सूचना हमें प्राप्त हो जाएगी तो हम लोग एग्जैक्ट नंबर किस सब्जेक्ट में कितना होगा वो सारी चीज़ें हम लोग आपको अवगत करा देंगे। लेकिन शीघ्र नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है, नहीं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि हमने तो कहा ना कि परसों ही हम लोगों ने अपना काम करके पूरा कर दिया है। लेकिन जब काम आपने पूरा कर दिया, मसौदा भेज दिया रोस्टर क्लियरेंस के बाद, तो उसमें सक्षम विभाग उसकी छानबीन करता है, उसकी समीक्षा करता है, उसमें 2-4 दिन लग सकते हैं। और पटना पहुंचे भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने मीडिया से बातचीत में सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत विवादों पर खुलकर अपनी बात रखी। वहीं खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के उस बयान पर भी जवाब दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि वे कभी खेसारी लाल यादव से नहीं मिलना चाहेंगे। सुनिए खेसारी लाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं। उसके लिए वो बीमार होने के बावजूद भी अगर सदन पहुंच रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि हमारा नेता ऐसा भी है कि बीमार होने के बावजूद भी हमारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए सदन जा रहे हैं। तो हमारी तरफ से पहले तो उनको ढेर सारी बधाइयाँ, जैसे वो अध्यक्ष बन गए और पूरा कार्यकाल आज अब उनके हाथों में होगा तो शायद बेहतर बिहार हो। पवन सिंह ने कहा है कि मैं चाहूंगा कि कभी मुलाकात खेसारी लाल यादव से ना हो। आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी है जिसकी वजह से मिलना नहीं चाहता? कोई बात नहीं, अगर वो नहीं मिलना चाहते हैं तो सही बात है, उनकी अपनी इच्छा है और हर आदमी अपने जीवन में आज़ाद है। वो किसी से मिले या ना मिले ये उसका अपना विषय है और हमेशा से मैं सबको सम्मान ही देता हूँ। ये उनकी अपनी निजी राय होगी
ना उनके मिलने से मेरा घर चलता है और ना मेरे मिलने से उनका घर चलता है। हम दोनों मेहनत करते हैं तो ही बड़े होते हैं, या लोगों के दिल में हमारी जो छवि बनी है, बेहतर काम करने की वजह से, बेहतर कलाकारी करने की वजह से, बेहतर गाना गाने की वजह से, या सिनेमा या मूवी जो भी हो, हमें कलाकार के तौर पे मुझे लगता है कि ये चीज़ें होती रहती है, इस पे ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। और बिहार में बालू माफियाओं पर कार्रवाई के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन किशनगंज में हकीकत इसके उलट नजर आ रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सख्त ऐलान के बावजूद यहां अवैध बालू खनन खुलेआम जारी है। जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर ओद्रा घाट पुल के नीचे डोक नदी में दिन के उजाले में बड़ी नावों से बालू निकाला जा रहा है। ना परमिट ना डर, माफिया हर दिन लाखों का सरकारी राजस्व नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे ओद्रा घाट पुल और बिजली पोलों पर भी खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोग लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। वहीं डीएम विशाल राज ने मामले को गंभीर बताते हुए जांच और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। अब देखना है कि माफियाओं पर कब चलेगा असली डंडा। से बीच नदी से बालू को निकाला जाता है, नाव में डाला जाता है, उसके बाद जो है पार्सल किया जाता है। तो ये अवैध तरीके से हो रहा है? अवैध है, बिल्कुल अवैध। इसका मतलब घाट का जो है नहीं डाक नहीं हुआ है? नहीं, ये कुछ बंद है, बरसों से ये खदान बंद है। अभी क्या देख रहे हैं यहाँ पर? अभी तो देखिए आपके सामने प्रेजेंट में यहाँ पे नाव सब लगा हुआ है, बालू है। कितना ट्रक निकलता है डेली? इसका तो कोई लिमिट नहीं है, क्या कि हम यहाँ रहते नहीं है, गिनती नहीं है। तो आपके सामने है, देख रहे हैं कि लोड हो रहा, तो आइडिया तो आपको खुद ही हो। बालू माफिया आपको गाछपाड़ा से लेकर के बिलवा उद्रा घाट तक पूरा हावी है। अनलीगली बहुत जगह पे माइंस हो रहा है, ये जांच का विषय है। प्रशासन से आग्रह करूंगा कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे और जो भी लोग हैं चिन्हित है करके दोषी जो भी हैं उन पे कार्रवाई करे। ये बिहार सरकार की जमीन है। यही तो बड़े अफसोस की बात है कि नीतीश राज में भी इस तरह का कार्य हो रहा है, और चूंकि प्रशासन इतना मुस्तैदी से काम कर रहा है फिर भी इस तरह का हिम्मत लोग जुटा पा रहे हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। और इधर के पोटिया लोकेशंस पे और अन्य भी लोकेशंस पे हम लोगों का लगातार कार्रवाई हुआ है। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने 50 से भी ज़्यादा गाड़ियों को भी जब्त किया है। जहाँ जहाँ भी इस तरह की सूचना मिल रही है वहाँ पर हम लोगों की तुरंत टीम जा रही है और वहाँ पर कार्रवाई कर रही है। जो आप बता रहे हैं 2 लोकेशंस, वहाँ भी हम लोग उसको जाँच अभी तुरंत करवा लेंगे। तो सर क्या ये अगर वो चिन्हित किया गया जो व्यक्ति है उससे पैसा वसूलने का भी कार्य किया जाएगा? जो राजस्व की क्षति पहुँचाया है सरकार नहीं, जो भी उसमें अगर किसी के द्वारा नियम का उल्लंघन किया है, बिना किसी परमिशन के अगर वहाँ पर अवैध खनन की कार्रवाई की गई तो निश्चित रूप से उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। उस पर जो भी हम लोगों का नियम है, नियम के अनुसार उस पर और काफ़ी जो पेनल्टी के प्रावधान वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मधेपुरा के सत्यम इमरजेंसी हॉस्पिटल से एक गंभीर मामला सामने आया है। बता दें कि ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र की मीरा कुमारी ने आरोप लगाया है कि 3 फरवरी को उन्होंने बलियापुर सीएचसी में बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के हालात खराब बताकर उन्हें अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया और रास्ते में बहला फुसलाकर बिचौलियों ने सत्यम हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। और परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में भर्ती के नाम पर पहले 5,000, फिर 4,000 और फिर बाद में 50,000 तक की मांग की गई। जब बच्चे को देखने की कोशिश की गई तो रोका गया। फिर जबरदस्ती देखने पर पाया गया कि नवजात मृत था और सवाल पूछने पर मारपीट और गाली गलौज का भी आरोप है। पीड़िता ने थाना, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से शिकायत कर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। हाँ सर, जिंदा रहे, रोबे रहे बच्चा। अच्छा, बच्चा की तबीयत खराब भेले तो फिर कहाँ लाके गेलिए? किशनगंज। हाँ, वहाँ प्राइवेट में। अच्छा, प्राइवेट में वहाँ देखलिए तो की कहला? दवाई से दलकै ने तो कहलकै कि जे हमरा बड़का मशीन नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल बेड अथी यहाँ कहलकै मधेपुरा कॉलेज, वहाँ जाइए। तो कहलिए एलिए यहाँ तो रास्ते से दलाल घींची लेलकै। मधेपुरे में? हाँ, मधेपुरा रोड, मेन रोड पर। हाँ, कहलकै कि नहीं भर्ती है, ने सीट नहीं है, चलिए 5,000 में इलाज भए जेतै। सर लै गेलै हमरा ढुका देलकै ओहिमे। कौन हॉस्पिटल में? सत्यम हॉस्पिटल। नहीं सर, हम तो नहीं आबै छै तो वहाँ से ढुका देलकै सर। तो हमे कहलिए कि तो ढुका देबै, कहलकै कि फीस लाइए। तो फीस लगे तो 5,000 टका दिलिए सर। तब दवाई मांगलकै, दवाई के 5,000 टका दिलिए। तो वैसे नहीं बोले, लड़की हमारे कहलकै पैसा और दिए, कहलिए पैसा नहीं है। तो लड़की के लेलकै बैग पर खाता से टका उठा के 4,000 टका खाता पर सर उठा के लाके वो लेलकै। तब जाके 1 घंटा के बाद की कहै छै, पैसा 50,000 जमा करिए, बच्चा नहीं अथी होगा।
50,000 टका दिए, बच्चा की निकासी करिए। एनएससी में रखे हुए थे जब सर। बच्चे की स्थिति खराब थी तो फिर आप बच्चे को क्यों टिकट किए? सर जब भी बच्चा का स्थिति खराब था सर, तभी जांच का जैसे रिपोर्ट आया सर, उनके बाद उनके रेफर कर दिया गया सर बच्चा को। बच्चा को रेफर करने के बाद बच्चा वो ले जाने के लिए बोले सर आ रहा है आदमी तब ले जाएंगे, आ रहे हैं आदमी तब उनके आदमी अटेंडेंट बोला कि उसके बाद जो है सर ना बच्चा का जैसा स्थिति है सर हम कहाँ ले जाएंगे, गरीब आदमी है, बच्चा का रहने दीजिए सर, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा सर। परिजन का आरोप है कि उसको सदर अस्पताल भेजा गया था और 2 आदमी उसको सत्यम हॉस्पिटल पहुंचाया, क्या बात सही है? ये बात हमको जानकारी नहीं है सर। जो बच्चा हो जाते हैं वो दलाल के माध्यम से वहाँ अधिक मरीज पहुँच पाते हैं। मरीज जो हैं वो जाते हैं पहले जननायक मेडिकल कॉलेज, उसके बाद सदर अस्पताल से जो दलाल के माध्यम से वो निजी क्लिनिक में शिफ्ट हो जाते हैं। नहीं, जो भी दलाल अगर इस मेरे संज्ञान में आएगा सब पर कानून के तहत कार्रवाई की। और बता दें, इस पूरे मामले पर मुंसिफ टीवी लगातार खबर दिखा रहा था और खबर का असर हुआ है और अब अस्पताल को सील कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुनाजिर आलम हमसे जुड़ गए। मुनाजिर, क्या अपडेट है इस मामले में? जी महरा, बिल्कुल जैसे सत्यम हॉस्पिटल में एक नवजात शिशु जो इलाज के लिए सदर अस्पताल आ रहे थे, लेकिन उसे रास्ते में 2 दलालों के द्वारा उन्हें 5,000 में इलाज के नाम पर उसे वहां ले गया था, जिसके बाद उसे मोटी रकम उगाए की मांग की गई। यह मधेपुरा स्थित कर्पूरी चौक स्थित सत्यम इमरजेंसी हॉस्पिटल में नवजात। जी मुनाजिर, खबर है कि अब अस्पताल को सील कर दिया गया है, उस पर एक्शन हुआ है प्रशासन का। जी, शुक्रवार को सत्यम इमरजेंसी हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। अब हॉस्पिटल के कागजातों की जांच की जा रही है। मीडिया में जैसे मुंसिफ टीवी ने लगातार इस खबर को दिखाया और खबर आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। शुक्रवार को सीएस विजय कुमार के नेतृत्व में अस्पताल को सील किया गया है। सिविल सर्जन विजय कुमार ने बताया कि निजी नर्सिंग होम पर होगी कार्रवाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पदाधिकारी ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जांच का निर्देश दिया था। जांच के बाद शुक्रवार को सिविल सर्जन विजय कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सत्यम इमरजेंसी हॉस्पिटल सील कर दिया। चलिए, सीएस विजय कुमार ने कहा कि जिले के में संचालित अवैध निजी नर्सिंग होम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित अस्पताल को सील करने के साथ कानूनी कार्रवाई की होगी। ठीक है मुनाजिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि मुंसिफ टीवी लगातार खबर को दिखा रहा था, जिसका असर हुआ है और अब अस्पताल को सील कर दिया गया है। उम्मीद है कि जल्द इस पर कार्रवाई होगी और इस तरह के अस्पताल जो कि बिचौलिया बनकर सरकारी में पहले भेजा जाता है पेशेंट को और उसके बाद बिचौलिया आते हैं और बीच में प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हैं और फिर इनके साथ इस तरह का दुर्घटना होता है, इस पर जरूर नकेल कसी जाएगी।